नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे एक्चुअली प्राइवेट बैंक है, उनमें से आज जिस बैंक के बारे में बात करूँगा वो एक छोटा बैंक है। मतलब छोटा मतलब बैंक छोटा नहीं है, बैंक का टोटली मार्केट कैप जो है वो देखा जाए तो इसका कंपटीटर के हिसाब से बहुत छोटा है। तो मैं आज जिस बैंक के बारे में बात करूंगा उसका चर्चा मैं कुछ दिन पहले भी आपको किया था। तो आज मैं इस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट किस बेसिस से दिया जाता है और क्या उस टारगेट को फॉलो करना चाहिए, क्या उस टारगेट से आपको फ्यूचर में अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अभी तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो देखना है, कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है। देखिए कंपनी का नाम है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जो है वो इसके ऊपर मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था और मैं आज भी आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी को मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूँ तो कोई टारगेट बता दीजिएगा जिस टारगेट को मैं फॉलो करके ट्रेड कर सकता हूँ। तो पहले मैं इस वीडियो को शुरू मतलब आगे ले जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। आज मैं जो टारगेट दिखाऊंगा वो मेरा टारगेट नहीं है, वो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन का टारगेट है। आप अगर उस टारगेट को फॉलो अप करते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिसर्च करिए और उसके उसके बेसिस से टारगेट को जरूर मान के चलिए। तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ उस न्यूज के बारे में। तो मैं यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो चलो मैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, मैं थैंकफुल हूँ अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहली बात, कंपनी के जो बाइंग टारगेट है फेडरल बैंक, देखिए बाई फेडरल बैंक टारगेट प्राइस 132, और वो भी किसने दिया, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज ने दिया। तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे 132 का टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को आपको फॉलो अप करना है कि नहीं है वो आपके हाथ में है। तो देखिए अभी कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है। तो कंपनी का हाल जो प्राइस है अराउंड 100 से 105 रुपीज़ के आसपास। तो 100 से 105 के रुपीज़ के आसपास। तो अभी कंपनी का जो टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 132। तो अभी इस टारगेट को आपको फॉलो अप करना है कि नहीं करना है वो बात के बाद है। सबसे पहले जो कंपनी ने इसको टारगेट दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए। तो कंपनी कौन सा है, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज, आप सभी जानते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो है, जो एच डी एफ सी है, वो एक्चुअली कितना बड़े कंपनी है आप सभी जानते हैं, जो एच डी एफ सी ग्रुप के ही कंपनी है। तो उन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है, चलो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बताया। तो एफ डी एस सी ने टारगेट रखा फेडरल बैंक के 132, और उसका टारगेट रखा जो मेन कारण है, उन्होंने बताया है कि कंपनी का प्राइस रेंज अभी 101 रुपया चल रहा है। उस उन्होंने जो टारगेट दिया तब 101 रुपया था। और कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ में है, साथ ही साथ कंपनी 52 वीक के हाई के ऊपर भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एक पॉइंट्स उन्होंने मार्किंग किया है कि कंपनी एक अच्छा खासा रैली मूवमेंट में है और इस रैली मूवमेंट के कारण इस स्टॉक के ऊपर बाइंग दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से टारगेट को तो आप फॉलो कर सकते हैं, मगर आपको दो चीज का ध्यान रखना है। वो है, जो कंपनी टारगेट दिया क्या उन्होंने स्टॉप लॉस दिया। दूसरी बात, कंपनी टारगेट जो दिया वो उसको टाइम फ्रेम क्या है, कितना टाइम तक उसको होल्ड करना पड़ेगा। चलो आज आपने सोच लिया कि चलो मैं बाई कर लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मैं जब तक वहां पे नहीं जाएंगे तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो ये तो आपका पैसे का बर्बादी है। क्योंकि मान के चलिए 3 साल के बाद उन्होंने आपको टारगेट दिया, आपको टारगेट देगा मानकर 3 साल के बाद उन्होंने टारगेट दिया, तो आपको फायदा क्या होगा। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपया फंसा के रखा और 3 साल के लिए आपको सिर्फ अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 10 से 12% का प्रॉफिट पाने के लिए आप 3 साल तक यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अच्छे लगे तो अभी ऑब्वियसली इसके ऊपर आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है। आप बड़े इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर, मतलब दिग्गज इंस्टीट्यूशन, एच डी एफ सी सिक्योरिटी, उन्होंने खुद यहाँ पे टारगेट रखा है। तो कंपनी तो टारगेट तो रख दिया, क्या इस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ।
सबसे पहले मैं कंपनी के जो पॉइंट्स आपको मैं दिखाऊंगा, इस कंपनी का रेशियोज जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस रेशियोज को दिखाने से पहले मैं कंपनी के सबसे जो पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा वो है कासा रेशियो, CA कासा रेशियो। तो कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से कंपनी को कितना पैसा आ रहा है? अराउंड अराउंड 39% कंपनी को मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है। 39% पैसा आना मुझे लगता है उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरीके से बैंक देखेंगे तो उसका कासा रेशियो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो 39% मैं खराब भी नहीं कहूँगा और उतना अच्छा भी नहीं कहूँगा। तो कासा रेशियो एक इम्पोर्टेंट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि देखिए बैंक में हाथ में जो पैसा आता है वो इस तरीके से अकाउंट से ही आते हैं, करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट। और उस पैसे को लेकर बैंक क्या करते हैं? दूसरों को लोन देते हैं और लोन से कंपनी पैसा कमाता है। तो अभी कंपनी तो लोन दे दिया, चलो मानता हूँ कंपनी तो लोन दे दिया। तो कंपनी का लोन देने के बाद कितना पैसा कंपनी लोन के हिसाब से पैसा मार्केट से उठा पा रहा है? मान के चलिए कंपनी ने इस बार मतलब 10 करोड़ का लोन दे दिया, तो 10 करोड़ का लोन से कितना करोड़ का लोन अभी मार्केट में पड़े हुए हैं, कितना लाखों के लोन अभी मार्केट में पड़े हुए हैं, जो पैसा बैंकिंग को मिलने का चांसेस ना के बराबर है। तो वही बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसको बोला जाता है NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नेट NPA जो है, यहाँ पे जो नेट NPA है, इसको आपको हमेशा बैंकिंग स्टॉक में देखना ही देखना है, क्योंकि इस ये पॉइंट सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि NPA जितना कम होगा उतना ही खास है, क्योंकि मार्केट में पैसा जितना ही कम पड़ रहेंगे उतना ही खास है। आप देखेंगे कंपनी के NPA 5 साल में 1.33% था, तो कंपनी के उसके बाद तीन साल में 1.5 लेके आया और एक साल में 0.96 लेके आया। ऑब्वियसली 1% से नीचे अगर होगा तो ही अच्छे है। तो फिर भी आप HDFC, कोटक सिक्योरिटीज, इस तरीके से बैंक को देखेंगे जो इंडिया के लीडिंग लीडिंग बैंक है, उनको आप 0.50% से भी कम देखने को मिलेगा। तो 0.50, 0.60% से भी कम देखने को मिलेगा। तो यही उसका खासियत है, इसीलिए उस बैंक आज इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो फिर भी मैं फेडरल बैंक के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर हूँ। जो पहले कंपनी 1.69% था, अभी वो बन चुके हैं 0.96। सोचिए कंपनी ने एक हर साल में कंपनी को कितना धीरे धीरे खुद का NPA को कम कर रहा है। अच्छी बात है। NIM भी आपको देखना चाहिए, NIM भी आपको अच्छा खासा लेवल में है, जरूर कहूंगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक पॉजिटिव लेवल में है। और CAR परसेंटेज जो है, वो आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। CAR जो परसेंटेज है, तो वो 9% के ऊपर होना चाहिए, 9% के ऊपर होना चाहिए। CAR परसेंटेज में आपको एक छोटा सा बात से आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली बैंक के हाथ में, जो मार्केट में बैंक तो लोन दे रहा है, मार्केट में मतलब बैंक क्या कर रहा है? दूसरों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो लोन प्रोवाइड करने के बाद बैंक के हाथ में कितना पैसा है? कि चलो मान के चलो बैंक के हाथ में 100 करोड़ था, मतलब 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ में कौन बैंक ने पूरा का पूरा लोन दे दिया? ऐसे बिल्कुल कर नहीं सकते RBI के रूल्स के हिसाब से। तो आपके पास अराउंड अराउंड 9% से भी ज्यादा कैश होना चाहिए, मतलब 100 करोड़ से आप मतलब 9%, अराउंड अराउंड आपको 9% के हिसाब से आपको पैसा बैंक के अंदर होना चाहिए। अगर कल जाके कोई बैंक के बहुत सारे लोन्स डिफॉल्ट हो जाता है, तो इस पैसे से वो कस्टमर को सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 14.63 है, अच्छी बात है, कंपनी 9% से ऊपर है। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ये भी आपको देखना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब बैंकिंग जो जो पैसा है, वो दो तरीके से यहाँ पे देखा जाता है, बैंकिंग नहीं, हर बिजनेस में। वो है एक लाइबिलिटीज, एक मतलब एक एसेट। तो एसेट बैंकिंग का क्या होता है? बैंक ने जो लोन बांटा, उस लोन से जो पैसा आएगा वही बैंक के लिए एसेट है। और लाइबिलिटीज, लोन सॉरी, लाइबिलिटीज कौन सा है? बैंक ने जो कासा रेशियो, मतलब जो सेविंग अकाउंट है, जो FD है, जो इनमें से बैंक ने जो पैसा लिया, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो पैसे बैंक के लिए एक लाइबिलिटीज है, मतलब पैसा बैंक को देना पड़ेगा। तो वो लाइबिलिटीज परसेंटेज 4.53 है, मतलब ठीक ठाक है, मैं जरूर कहूंगा ठीक ठाक है। उतना पॉजिटिव भी नहीं है, उतना नेगेटिव भी नहीं है, ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक लेवल में है। पैग रेशियो जो है वो भी 3.59 है, अच्छी बात है। तो पैग रेशियो के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं सारे डिटेल्स एक बार अलग से आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन बताता है, कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खराब भी नहीं चल रहा है। तो फिर भी मुझे जो इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा वो है इसका कर्जा। मतलब इन्होंने जो लोन लेके रखा है, इन्होंने जो कर्जा लेके रखा है, वो सबसे ज़्यादा है हर कोई बैंकिंग से कंपेयर करो तो। आप देखेंगे जितने सारे बैंक है, उनमें से जो कर्जा है, सबसे ज़्यादा कर्जा किसने लिया? फेडरल बैंक में 10% से भी ज़्यादा, मतलब उन्होंने डेप्थ ऑफ इक्विटी लेके रखा है, मतलब पार इक्विटी में 10% से भी ज़्यादा डेप्थ है।
मतलब एक पार इक्विटी में 10 रुपीज का डेप्थ कोई छोटा मोटा डेप्थ तो नहीं है। 10 रुपीज का डेप्थ मतलब बहुत बड़ा डेप्थ होता है। मानता हूँ बैंकिंग स्टॉक में डेप्थ लेना होता है, डेप्थ लेना पड़ता है, मतलब कर्जा लेना पड़ता है। मगर ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं है कि वो इतना ज्यादा डेप्थ ले ले कि वो बाद में चुकता नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी के रिटर्न के रेशियो देखेंगे तो उतना खास रिटर्न आपको नहीं दिया। तो कंपनी का टोटली इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी के इन्वेस्टर जो है वो आपको एफ आई एस डी आई एस और पब्लिक ही दिखेगा। तो हर किसी के पास इसका शेयर है। तो कंपनी उतना खराब भी नहीं है, उतना पॉजिटिव भी नहीं है। और एक चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट जो लगा वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है, मगर कैश फ्लो में बहुत बार नेगेटिव है। मगर कंपनी, इसका मतलब है कंपनी के हाथ में पैसा आने में टाइम लग रहा है, कंपनी हर साल में पैसा को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक पॉइंट्स कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के मतलब मुझे अगर कंपनी चूज करना है, मुझे अगर मतलब कोई प्राइवेट बैंक के ऊपर निवेश करना ही है तो मैं फेडरल बैंक को क्रॉस जरूर करूंगा। हाँ, आप कहेंगे सर छोटा कंपनी है, आज वो काम नहीं कर रहा, फ्यूचर में काम कर सकते हैं और भी तेजी आ सकते हैं। मैं तब सोचूंगा इस कंपनी के ऊपर जब जितने सारे पैरामीटर्स आपको दिखाया हो वो और भी पॉजिटिव हो, तब इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचूंगा। मैं ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक में निवेश करना है तो मैं जरूर ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक को, कोटक बैंक को मैं जरूर प्रेफर करना चाहूंगा। बाकी आपको मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर कल एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक खरीद ले। आपको फेडरल बैंक के ऊपर भरोसा है तो आप टिके रहिए, फेडरल बैंक के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।